हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद अनस, आपके साइंस टीचर। कैरियर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल हम पढ़ लिए थे। क्या होता है एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र, क्या होता है अणुभार, क्या होता है उसका अणुसूत्र। तो अणुसूत्र सबको पता है। अणुसूत्र होता है CH3COOH। ठीक, यह इसका अणुसूत्र होता है एथेनोइक अम्ल का। उसके बाद इसका बताया गया था अणुभार। अणुभार इसका होता है 60। फिर इसकी संरचना सूत्र भी बताई गई थी। संरचना सूत्र था CCHHH। उसके बाद बताया गया OH डबल बॉन्ड O। ये इसकी संरचना सूत्र थी। उसके बाद हम इसके भौतिक गुण के बारे में डिस्कस किए। ठीक, भौतिक गुण कंप्लीट हो गया था। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे एथेनोइक अम्ल का क्या रासायनिक गुण होता है। हेडिंग डाल लीजिए हेडिंग डालिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में हम कह रहे हैं यदि एसिटिक अम्ल आयनित होकर H प्लस आयन दे, मतलब एसिटिक अम्ल हमले एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH, यह आयनित होकर H प्लस आयन दे। ठीक, तो आपको पता है जब किसी पदार्थ में से H प्लस आयन निकलता है तो वह अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल को क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसिटिक अम्ल। क्या पढ़ रहे हैं? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल आयनित होकर H प्लस आयन दे, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। कोई दिक्कत? सबसे पहला हेडिंग डालिए इसमें अम्लीय गुण। सबसे पहला हेडिंग डालिए अम्लीय गुण। अम्लीय गुण। अब देखो अम्लीय गुण क्या, हम इसके बारे में बताएं आपको। अम्लीय गुण CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इसका सूत्र होता है। हम क्या करें, इसमें से अगर हाइड्रोजन को आयनित कर दें, अगर हाइड्रोजन को हम आयनित कर दें तो यहां से अगर हाइड्रोजन निकल गया तो बचा क्या? CH3COO, तो CH3COO माइनस। ठीक, अब आपको पता है यह जो H प्लस आयन है यह बताता है कि यह अम्लीय है। बताता है कि क्या है? यह अम्लीय है। मतलब जब हम CH3COOH में से H प्लस आयन को आयनित कर देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि नीले लिटमस पेपर को हम लाल कर दें, यानी कि क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए। जल में एसिटिक अम्ल, जल में एसिटिक अम्ल आयनित जल में एसिटिक अम्ल आयनित होकर एक H प्लस आयन, एक H प्लस आयन देता है, जिस कारण यह नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है। जिस कारण यह नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है। नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है। ठीक, देखो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसका जो दिया है CH3COOH एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल।
एसिटिक अम्ल है। हम क्या किए, इसको आयनित कर दिए, और जब आयनित किए तो यह दो भागों में टूट गया, एक बना प्लस एक बना माइनस। ठीक, दो भागों में टूट गया, एक बना प्लस दूसरा बना माइनस। तो हम इसको अभिक्रिया के बाद क्या लिखे, CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक, फिर इससे यह निष्कर्ष निकला कि ये जो एसिटिक अम्ल है वह लाल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, नीले लिटमस विलेन को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मतलब यह जो एसिटिक अम्ल है वह कौन सा गुण रखता है, अम्लीयता का गुण। कौन सा गुण रखता है, अम्लीयता का गुण। आप अब क्रिया लिख लीजिए, अब क्रिया नोट कर लीजिए सभी लोग। आपको बताया गया है एसिटिक अम्ल को हम क्या करें, दो भागों में तोड़ दे, एक प्लस बनेगा दूसरा माइनस, इसको अलग अलग कर देते हैं। यह कौन सा गुण बताता है, अम्लीयता का। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा गिनाइए, स्टीरीकरण। स्टीरीकरण, स्टीरीकरण। ठीक, स्टीरीकरण क्या होता है, हम क्या करें, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH, एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल की अपक्रिया कराने पर यह बदलता है एथिल एसीटेट और जल में। किसमें बदल जाता है, एथिल एसीटेट और जल में। हम क्या करें, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल की अपक्रिया साथ में कराएं तो यह बदल जाता है एथिल एसीटेट और जल में। अब देखिए सूत्र क्या है, CH3COOH यह सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का, फिर C2H5OH यह सूत्र होता है एथिल एल्कोहल का। इसमें से आप जल बस निकाल दो, जल निकाल दो, जल निकल गया। अब देखो जल को जैसे निकालेंगे मतलब 2H और एक O, 2H एक O निकालेंगे, बाकी जो बचेगा वही क्या बनेगा, एथिल एसीटेट। यहां से CH3 COO। ठीक, उसके बाद यहां एक H बचा, इस H को आप साइड कर लो, और यहां से C2H5 यहां पर क्या बचा है, OH। मतलब हम कह सकते हैं कि जल जो बना है यहां से, ठीक क्लियर है, मतलब यह इसका CH3COO और इसका C2H5 यह दोनों मिलकर बनाते हैं एथिल एसीटेट, और यहां का H और यहां का OH मिलकर क्या बनाते हैं, जल। इस क्रिया में, इस क्रिया को बोला जाता है एस्टीकरण, एस्टीकरण। ठीक है ना, पूरे प्रोसेस को एस्टरीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। अब कोई अगर आपसे पूछे एस्टरीकरण कैसे होता है तो हम क्या कहेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एथिल एल्कोहल से क्रिया करके एथिल एसीटेट और जल बनाता है। इस क्रिया को बोला जाता है एस्टरीकरण। लिख लो, परिभाषा लिखिए, सबसे पहले परिभाषा लिखिए। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल की क्रिया कराने पर, एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल की क्रिया कराने पर
की क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को स्टिरीकरण तथा निर्मित एथिल एसीटेट को एस्टर कहते हैं। को एस्टर कहते हैं। हो गया। एथिल एसीटेट को एस्टर कहते हैं। ठीक, देखो बाबू एक बार हम क्रिया और समझा दे रहे हैं। क्या कह रहा है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यहां से देखो सब लोग, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल, और एथिल एल्कोहल C2H5, इन दोनों की अभिक्रिया आपस में कराने पर क्या बदलता है? एथिल एसीटेट और जल बनता है। इस क्रिया को एसिटरीकरण कहते हैं। और एथिल एसीटेट के बनने को क्या बोलते हैं? एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। अब क्रिया जैसे लिखी है वैसे कैसे पानी निकाला गया है आप ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है ना? अब क्रिया नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए उपयोग। उपयोग आपको पता ही खट्टा है, मतलब क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल जो है खट्टा है, तो हम नॉर्मली कह सकते हैं सिरका बनाने में। ठीक है, मतलब कह सकते हैं सिरका बनाने में। लिखिए नंबर 1। आप जानते हैं अचार का होता है, खट्टा होता है ना। हाँ। मतलब अचार में हल्का फुल्का यह डाला जाता है। लिखिए नंबर 1, सिरके के रूप में नंबर 2, रंग कागज रेशम उद्योग में, रंग कागज रेशम के उद्योग में, रंग कागज रेशम के उद्योग में। उपयोग में हो गया। रबर के अस्कंदन में, अगला नंबर, रबर के अस्कंदन में ईडीटा। अगला लिखिए ईडीटा, कैपिटल लिखिएगा। ईडीटा ईडीटा के उपयोग में, के निर्माण में, ईडीटा के निर्माण में। अगला लिखो प्रयोगशाला में विभिन्न यौगिकों के रूप में, प्रयोगशाला में विभिन्न यौगिकों के रूप में। प्रयोगशाला में विभिन्न यौगिकों के रूप में, जैसे सफेद एसीटोन, सफेद एसीटोन नहीं, ऐसा करिए सफेदा करिए, सफेदा कामा एसीटोन आदि। ठीक, हेडिंग डालिए साबुन। साबुन
साबुन देखिए क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों, मतलब उच्च अणुभार, जैसे 10 पर कुछ बोल दिया जाए, मतलब जैसे कार्बन की श्रृंखला लंबी हो जाए, मतलब यहां पर जो है क्या लिएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों, ठीक है, मतलब कोई बड़ा अम्ल लिया जाए, तो यहाँ कह रहा है उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण से क्या बनता है, साबुन बनता है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण से किसका निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है। लिखिए परिभाषा, उच्च अणुभार वाले सोडियम और पोटेशियम अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, यहां लिखिए, फिर से एक बार लिख लीजिए, सुनिए, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। डालिए अपमार्जक, आप पढ़े साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण कहलाते हैं साबुन, लेकिन यहां पर हम बात करने जा रहे हैं अपमार्जक। अपमार्जक कहते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को। यहाँ मोनोकार्बोक्सिलिक है, आप इसको देखिएगा, यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक है और यहाँ पर सिर्फ क्या है, कार्बोक्सिलिक है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट, यहाँ पर क्या था, सोडियम या पोटेशियम था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अमोनियम या सल्फोनेट लवण को क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं। अमोनियम या सल्फोनेट लवण को क्या बोला जाता है, अपमार्जक बोला जाता है। लिखिए तो परिभाषा लिखिए, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं। आगे लिखिए, अपमार्जक की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का निर्माण क्या लिखिए, अपमार्जक की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का निर्माण तेल या वसा से ना करके पेट्रोलियम से किया जाता है। पेट्रोलियम से किया जाता है। पेट्रोलियम से किया जाता है। साबुन और अपमार्जक दोनों लिखा हुआ है, आप इसमें डिफरेंट कर सकते हैं। साबुन क्या है, अगर उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होंगे तब वह कहलाएगा साबुन। लेकिन अगर लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनिक लवण होंगे तो क्या कहलाएगा, अपमार्जक। आप लोग अगली हेडिंग डाल लीजिए, अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा साबुनीकरण। साबुनीकरण
साबुनीकरण। लोग कल डिस्कस करेंगे, आप यहाँ तक नोट कर डालिए, बस इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आपका एग्जाम जो है जल्दी से होगा। मतलब अभी क्या बोलते हैं, ऑनलाइन क्लासें आपकी चालू हो गई हैं। ठीक है, आप कौन सा चैनल है, प्रभा, स्वयं प्रभा पे आपको पढ़ाया जा रहा है। और मतलब बहुत सारे चैनल हैं, आप उस पर पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल उपलब्ध है तो आप वीडियोस देखकर पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से सर्च करके। जो टॉपिक आपको फंसे तो अगर हो सके तो आप मैसेज करके बताइए कि मतलब हमको ये टॉपिक पढ़ना है, हम उसका वीडियो हो सकता हो यूट्यूब से सर्च करके आपको बताएं। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए और बेहतर से बेहतर नंबर लाइए। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।